हेलो फ्रेंड, आज हम लोग यूनिट 5 में जो बचा हुआ पोर्शन रिमेनिंग है आपका वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे थिन सिलेंडर क्या होता है, थिक सिलेंडर क्या होता है, लामीज थ्योरीज क्या होती है, इससे जो आने वाले क्वेश्चन है वो क्या होते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। कोशिश ये करूँगा कि यूनिट 5 आज समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इस यूनिट में जितना बचा हुआ पोर्शन है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि थिन सिलेंडर क्या है, थिक सिलेंडर क्या है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, हुप स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि थिन सिलेंडर है क्या। तो देखो आप लोग, थिन सिलेंडर जैसा कि मैं फिगर यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले फिगर बना रहे हैं। ये एक सिलेंडर का फॉर्म है जिसका आउटर न कुछ रेडियस होगा। ठीक है, अब इसको अगर 3D में आप देखना चाहो तो कुछ इस तरह से इसको खींच दो इधर। ठीक, ये इस तरह से ये है अपना सिलेंडर हो गया। अब इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा जो मैंने इंटरनल डायमीटर लिया है कंसीडर। अब ये हो गई इसकी अपने पास कुछ ना कुछ थिकनेस हो गई p। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हो गई इसकी लेंथ, ये लंबाई हो गई। तो ये अपने पास कुछ सिलेंडर का क्या है, क्राइटेरिया है। तो अब थिन सिलेंडर क्या है, तो थिन सिलेंडर इन दिस सिलेंडर, यहाँ पे डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, इन दिस सिलेंडर द थिकनेस इज वेरी स्मॉल या लेस कह सकते हैं, वेरी लेस एज कंपेयर। किससे कंपेयर करवाना है, एज कंपेयर। भाई किसी न किसी से कंपेयर करोगे, एज कंपेयर टू इंटरनल डायमीटर। यानी कि इंटरनल जो डायमीटर है इसके कंपेयर में जो इसकी थिकनेस होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, थिन सिलेंडर बोलते हैं। पहला पॉइंट है ये, एक तरह से याद रखना। थिन सिलेंडर में और क्या लिख सकते हो, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें इसकी जो थिकनेस, हमने क्या कहा, ये जो टी है इसकी थिकनेस है, डायमीटर का जो रेशियो है वो 20 से कम होगा, 1/20 से कम होगा। तो इसे आप क्या बोलोगे, इनका जो रेशियो होगा 1/20 होगा या इससे कम होगा, तो इसे आप थिन सिलेंडर बोल सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ देखो आप क्या लिख सकते हो कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द थिकनेस। यानी कि थिन सिलेंडर में स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा आपका, वो यूनिफॉर्म होगा, एक तरह से सभी जगह समान होगा, सभी लेयर्स पे एक तरह से समान होगा जो लेयर है सिलेंडर की। अच्छा, थिन सिलेंडर यूज कहाँ पे करते हो, चौथी चीज़ लिख लो, यूज जैसे एलपीजी गैस वाला देखा है आपने सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर हो गया। एलपीजी सिलेंडर थिन सिलेंडर है। बॉयलर हो गया, एक तरह से बॉयलर्स हो गए। आईसी इंजन देखा होगा गाड़ियों में जो लगे रहते हैं, आईसी इंजन। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब थिन सिलेंडर के एग्जाम्पल हैं। इतनी बात समझ में आ गई, थिन सिलेंडर कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर। ठीक है, अब स्ट्रेस ऑन देयर सिलेंडर। सिलेंडर में दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेसेस ऑन थिन सिलेंडर। जो थिन सिलेंडर होगा इसमें दो प्रकार के स्ट्रेस कंसीडर किए जाएंगे ज़्यादातर। तो पहला जो स्ट्रेस कंसीडर किया जाता है सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। सरकमफ्रेंशियल को ही बोला जाता है हुप स्ट्रेस। ठीक है, अब जैसे देखो ये है सरकमफ्रेंस सिलेंडर का, इस तरह से ये मैंने क्रॉस सेक्शन बना दिया। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन ये इंटरनल डायमीटर हो गया। तो ये इसी में जो प्रेशर एग्जर्टेड होता है, यही अपने पास प्रेशराइज्ड फ्लूइड यहाँ पे भरा होता है, जो कि जिसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा ये प्रेशर में होगा। ठीक है, ये है अपने पास थिन सिलेंडर। अब यहाँ पे सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की बात हो रही, तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को जो डिनोट किया जाता है वो सिग्मा एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस हो गया, या सिग्मा सी से कह दो, सिग्मा सी से डिनोट किया जाता है। अब ये सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकलता कैसे है, तो देखो इसका फार्मूला है PD डिवाइड बाई 2T न्यूटन पर mm²। अब ये PD 2T है क्या, तो T आपका थिकनेस ऑफ सिलेंडर हो गया। अब P क्या हो गया, प्रेशर इन सिलेंडर। भाई जितना प्रेशर एग्जर्टेड होगा इसके लेयर पर या सरफेस पर तो वो प्रेशर हो गया। और D क्या है, डायमीटर हो गया, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो ये ऐसे निकलता है सरकमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर थिन सिलेंडर का बी पार्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब है अगर यही सिलेंडर को हम कट कर दें, जैसे देखो इस तरह से मैं इस सिलेंडर को भाई कट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है।
आप 3D व्यू में ऐसे देख सकते हो, हमने इसको ऐसे कट किया है, ठीक। अब ये इसकी लेंथ होगी कुछ ना कुछ, अब ये इसकी थिकनेस होगी टी। तो जब आप इसको कट करके देखोगे एज ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो ये निकल के आ जाएगा सिग्मा यल इज इक्वल टू पी डी अपान 4T। अब इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप डायरेक्टली फार्मूला याद रखना, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे P क्या है, प्रेशर इन सिलेंडर, D क्या है, डायमीटर इन सिलेंडर, और T क्या है, थिकनेस इन सिलेंडर, ठीक है। तो आपने दो प्रकार के स्ट्रेस याद कर लिया, सरकमफ्रेंशियल हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, समझ गए दोनों बातें। तीसरा पार्ट याद रखना अपने पास, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो इसको टाउ मैक्स से पहले से डिनोट करते आ रहे हैं, तो टाउ मैक्स इक्वल टू निकलेगा पी डी अपान 8T न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये देखो कैसे निकला, टाउ मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, सरकमफ्रेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल का एवरेज ले लो तो ये आपको निकल जाएगा। अब वैल्यू चेक करके देख लेना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसका, थिन सिलेंडर का। तो थिन सिलेंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लिए, द सिलेंडर फॉर ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ एन इनसाइड, सिलेंडर फॉर ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ एन इनसाइड डायमीटर ऑफ 300 mm, डिटरमाइन वॉल थिकनेस रिक्वायर्ड इफ इंटरनल प्रेशर 60 मेगापास्कल एंड शियरिंग स्ट्रेस 90 मेगापास्कल। देख रहा हो इस तरह से क्वेश्चन छोटा सा आया है। अब इसमें देखो गिवन डाटा क्या क्या है अपने पास, गिवन डाटा, तो डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में अपने पास, डायमीटर कितना दे रखा है 300 mm, तो D बराबर हो गया 300, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू भी दे रखा है, इंटरनल प्रेशर 60 मेगापास्कल, ठीक है। अब यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू भी दे रखा है, यानी कि टाउ मैक्स की वैल्यू भी दे रखा है 90 मेगापास्कल। अब क्या फार्मूला लगाना है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हुप स्ट्रेस, कि यहाँ पे निकालो एक एक करके, तो ये निकल जाएगा पहला हुप स्ट्रेस। तो हुप स्ट्रेस का फार्मूला हमने बताया सिग्मा सी इक्वल टू क्या होता है, पी डी अपान 2T, यही बताया था। P की वैल्यू 60 दे रखा है और D की वैल्यू 300 दे रखा है, क्योंकि ये भी mm में है, ये मेगा पास्कल में है, तो न्यूटन पर mm ही निकलेगा, इसको चेंज करोगे यूनिट तो ये हो जाएगा 2, और T की वैल्यू नहीं दे रखा तो T को एज इट ही रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9000 अपन T के टर्म में हमने निकाल लिया, ठीक है। दूसरा हम निकालते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा यल जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा पी डी अपान 4T, तो रख देते हैं 60 इंटू 300 अपान 4T, तो ये हो जाएगा 4500/T। तीसरा आपने पढ़ा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स, टाउ मैक्स को आपने क्या पढ़ा है, C में से यल को घटा दो, इनका एवरेज ले लो, यही तो पढ़ा आपने। तो चलो टाउ मैक्स की वैल्यू दे रखा है 90, सिग्मा C ये अभी आपने निकाला, माइनस सिग्मा यल ये निकाला, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से केवल अननोन क्या है, T है भाई साहब, तो T नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो T इक्वल टू 25 mm आ जाएगा। क्वेश्चन आसान था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था आपके पास, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग थिक सिलेंडर के बारे में। अब जैसा थिक सिलेंडर, थिक का मतलब मोटा सिलेंडर, जिसका सरफेस एरिया सरफेस भी मोटा होगा, थिकनेस भी मोटी होगी। इसका मतलब है ऐसा सिलेंडर आर यूज्ड विथ थिकनेस, यानी कि जो टी होगी वो शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगी इंटरनल डाया का 20, है ना। या तो इसको लिख सकते हैं, अभी आपने पीछे क्या लिखा था, पीछे हमने यही तो बताया था कि जो T और D का जो रेशियो होगा वो आपकी बार ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 1/20 के, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको थिक सिलेंडर बोल दोगे, ठीक है। अब थिक सिलेंडर का यूज कहाँ है, थिक सिलेंडर जहाँ पे हाई प्रेशर अप्लीकेबल होगा वहीं पे तो यूज होगा। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, पावर प्लांट, थर्मल प्लांट, केमिकल प्लांट, ये सब जगह यूज होगा थिन सिलेंडर का यूज, ठीक है। तो थिक और थिन सिलेंडर की कहानी समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ते हैं लामीज़ थ्योरी। अब हम लोग पढ़ेंगे लामीज़ थ्योरी। अब देखो ये मैकेनिक्स वाली लामीज़ थ्योरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही, तो लामीज़ थ्योरी सिलेंडर एनालिसिस के लिए बनाया गया है।
देखो लामीज थ्योरी में अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं लिमिटेड चीज़ें आपको बताऊंगा, पूरा डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। पूरा डेरिवेशन बहुत ही बड़ा है और जिसको आप याद भी नहीं रख सकते हैं, एग्जाम में भूल जाओगे। तो वो चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे जो आप एग्जाम में लिख लो आसानी से, ठीक है। तो इसमें क्या स्टडी की जाती है ये समझो पहले। इट इज़ जनरली फॉर स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ रेडियल एंड, आपने दो चीज़ें पढ़ा, रेडियल एंड सरकमफ्रेंशियल। स्ट्रेस विथ द थिकनेस ऑफ सिलेंडर। यानी कि लामीज थ्योरी में आप क्या स्टडी करोगे, तो इसमें वेरिएशन जो होता है, यानी कि रेडियल डायरेक्शन वाले स्ट्रेस में और सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शन वाले स्ट्रेस में जो वेरिएशन आ जाता है, इन्हीं की स्टडी करने के लिए लामीज थ्योरी लाई गई है, ठीक है। इनके वेरिएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये कॉन्सेप्ट है। अब इस भाई किसी भी थ्योरी को लाने से पहले कुछ ना कुछ एजम्पशंस जरूर लिए जाते हैं, तो अब हम लोग पढ़ते हैं एजम्पशंस। तो इसका पहला जो एजम्पशंस होगा लामीज थ्योरीज की, मटेरियल इज होमोजीनियस होना चाहिए। मटेरियल इज होमोजीनियस, ठीक है, एंड आइसोट्रॉपिक। मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। दूसरा एजम्पशन है मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। अब ये दोनों एजम्पशंस का डिटेल एनालिसिस मैं पीछे बताया हूँ कि होमोजीनियस क्या है, आइसोट्रॉपिक क्या है। जिसकी ऑल डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होती है उसे आइसोट्रॉपिक बोला जाता है। होमोजीनियस जो सेम मटेरियल का बना हो। विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि उसमें इतना लोड आए, इतना प्रेशर आए, अगर प्रेशर हटा लिया जाए तो अपनी लिमिट, अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में वो पहुंच जाए, उसे क्या बोलता है, विद इन इलास्टिक लिमिट बोला जाता है, स्ट्रेस इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो तीसरा जो पॉइंट है अपने पास वो है ऑल द फाइबर ऑफ मटेरियल, ऑल द फाइबर ऑफ मटेरियल, all the fiber of material are free expand or contract without disturbing adjacent layer, without disturbing एडजेसेंट लेयर, ठीक है। मतलब बिना बगल वाली लेयर को डिस्टर्ब किए हुए ऑल फाइबर में जो मटेरियल जो एक्सपेंशन होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। वही बात, ऑल द फाइबर ऑफ मटेरियल आर फ्री एक्सपेंड आर कॉन्टैक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग मटेरियल ऑफ लेयर। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो बगल वाली लेयर से उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ एजम्पशंस है जिसको आपको लिख के आना है। अब पढ़ते हैं इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में देखो आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे फिगर कुछ इस तरह से बनाओगे। ये है अपने पास सिलेंडर जिसमें प्रेशर लग रहे हैं इस तरह से। मान लेते हैं P1 है, ये P2 है, ये P3 है, इस तरह से, ठीक है। प्रेशर आ रहा है इस तरह से। अब इस प्रेशर में एक एज्यूम कर लेते हैं थिकनेस, यहाँ पे इंटरनल एक थिकनेस एज्यूम कर लेते हैं जिसकी स्टडी हम एक थिकनेस के रूप में करेंगे। अब इस थिकनेस का स्टडी करेंगे जिसमें लॉन्गिट्यूडनल के रूप में स्टडी किया जाता है सिग्मा सी हूप स्ट्रेस को, और रेडियल डायरेक्शन में स्टडी किया जाता है क्या, सिग्मा आर को। यानी कि ये है हूप स्ट्रेस और ये है अपने पास सिग्मा आर रेडियल डायरेक्शन का स्ट्रेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स आते हैं, वो क्या होता है, इस पूरे सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन में हम लोग एक एलिमेंट का स्टडी करेंगे जिसमें
एक हुप स्ट्रेस कट करके स्टडी करेंगे और एक रेडियल डायरेक्शन के स्ट्रेस को कट करके स्टडी करेंगे। तो यही दोनों स्ट्रेस अगर बैलेंस हो जाएं तो ये जो लाइन लिखा है तीसरा एजम्पशंस कि ऑल द फाइबर ऑफ मटेरियल आर फ्री टू एक्सपेंड आर कंट्रैक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग एडजेसेंट लेयर, मतलब दूसरी लेयर को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर उसमें स्ट्रेस जनरेट हुआ तो वो स्ट्रेस अगर मान लिया इसके अंदर गैस खाली हो जाती है, गैस का प्रेशर समाप्त हो जाता है, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाए। ठीक है, पता लगा सिलेंडर की थिकनेस कुछ इस तरह से बनी हुई थी और इसमें आपने गैस भरा पाइप में या गैस सप्लाई हुआ, अब पाइप सप्लाई समाप्त होने के बाद इसका शेप ही चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ की स्टडी करना है। तो ड्यू टू रेडियल स्ट्रेस, मतलब रेडियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस था, ड्यू टू रेडियल स्ट्रेस बर्स्टिंग फोर्स आर जनरेट। तो रेडियल स्ट्रेस की वजह से क्या जनरेट होगा? बर्स्टिंग फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, एंड ड्यू टू सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस टू रजिस्ट द बस्टिंग फोर्स, यानी कि आपने ये सीखा कि रेडियल स्ट्रेस की वजह से बस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा था, अब इस बस्टिंग फोर्स को रजिस्ट कौन कर रहा है? सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, तब बात बैलेंस हो जा रही है। लामीज़ थ्योरम यही कहता है कि जो बस्टिंग फोर्स होगा, जो जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है बस्टिंग फोर्स, तो बस्टिंग फोर्स कितना आया था? ये सिग्मा आर की वजह से इंटू 2RL, ठीक है, माइनस इसका फार्मूला है सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर इंटू 2R प्लस DR इंटू L लेंथ में। ये फार्मूला है बस्टिंग फोर्स का। इस बस्टिंग फोर्स को जो रजिस्ट करने वाला फोर्स है, यानी कि रजिस्टिंग फोर्स है, रजिस्टिंग फोर्स अपने पास कौन सा है? 2 सिग्मा C सरकमफ्रेंशियल वाला L इंटू DR। अब DR एक थिकनेस की स्टडी कर रहे हैं, DR क्या है? एक थिकनेस, एक एलिमेंट लिए हैं, इसीलिए DR हर जगह कंसीडर किया जाता है। अगर इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर दें तो लामीज़ थ्योरम यही कहता है कि अगर इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर दें तो कोई स्ट्रेस, कोई अनबैलेंस फोर्स जनरेट ही नहीं होगा और हमारा काम हो जाएगा। तो फॉर बैलेंस बोथ फोर्सेस, सो जब इन दोनों को बैलेंस करोगे आप तो यहाँ से निकलेगा सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकलता है B/R² माइनस A, और रेडियल स्ट्रेस यानी कि ये रेडियल स्ट्रेस निकलता है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकलेगा B/R² प्लस A। अब यहाँ पे A और B क्या है? तो A एंड B आर कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आप बैलेंस करके देखोगे ये फर्स्ट और सेकंड में, तो लास्ट में यही आएगा विद इन लॉग वॉग लेने के बाद। अब बहुत बड़ा डेरिवेशन तो इसको करने की जरूरत नहीं, लास्ट में आप इन दोनों इक्वेशन को जरूर लिख देना अगर आता है क्वेश्चन तो। लामीज़ थ्योरम अगर आती है तो सबसे पहले आप फिगर बनाना, फिगर बनाने के बाद जितनी मैं चीज़ें एजम्पशंस बताया था उसको लिखना, इसके बाद क्या मकसद है लामीज़ थ्योरम का वो जरूर लिखना कि बस्टिंग फोर्स और सरकमफ्रेंशियल फोर्स दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे तो अनबैलेंस जो लेयर जनरेट हो रही है इंटरनल रजिस्टिव फोर्स की वजह से, यानी कि वेरिएशन जो हो रहा है रेडियल और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस में वो नहीं होगा, वो समाप्त हो जाएगा, तो हमारी सिलेंडर की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो मेरी तरफ से आपका जो ये SOM है वो समाप्त हो गया, 100% मैं अपने आप को दे दिया हूँ। अभी मैं एक आपको पेपर भेज दूंगा ग्रुप में, या फिर पेपर पे एक वीडियो बना दूंगा जो आप लोग जरूर देखना कि कितने क्वेश्चन और कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जिसे नोट्स चाहिए वो कमेंट करना, या फिर कोई क्वेरी हो आपको या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तब भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में पेपर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। ओके बाय। आप लोग वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।